Jai students, now we will continue the next topics of the some basic concepts of chemistry. Okay, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है पहले फर्स्ट पार्ट देखिए वीडियो, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो एक्सप्रेसिंग अ फिजिकल क्वांटिटी ये हम लोग डिस्कस करना था. तो फिजिकल क्वांटिटी को जब एक्सप्रेस करते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं. जैसे सपोज करिए ये है, तो किसी ने पूछ दिया इसका वेट बताओ, तो आपने क्या बता दिया 200 ग्राम्स. तो 200 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड ग्राम इज द यूनिट. Okay, what is unit? Unit is the standard of reference chosen to measure any physical quantity. ठीक, तो आप लोग यूनिट में पढ़े हैं. दो तरह की यूनिट होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव यूनिट. फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती हैं? जो इंडिपेंडेंट इन नेचर होती हैं एंड दे कैन नॉट डिराइव फ्रॉम अदर यूनिट्स. डिराइव यूनिट्स आर दोज विच कैन डिराइव फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स. यानी कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनकी यूनिट क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट से डिराइव होती है. ठीक, जैसे कि ये हो गया आपका वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या होता है? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना. यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन यूनिट टाइम, मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पे क्या है, तो हम लोगों ने मीटर लिया है. दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ. सेकंड यूनिट ऑफ टाइम. तो डिराइव यूनिट जो आ रही है हमारी किसकी? वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड. तो ये किससे डिराइव हो रही है? फंडामेंटल यूनिट से. इसे क्या कहेंगे हम लोग? इसे हम लोग कहेंगे डिराइव्ड यूनिट्स. ठीक है, तो हमारी जो हमारी फंडामेंटल यूनिट होती है, SI सिस्टम हम लोग जनरली यूज करते हैं. ठीक है, 1957 में द मैट्रिक सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया गया था इंडिया के द्वारा. पर रिसेंट के ईयर में SI सिस्टम पे हम लोग टोटली धीरे धीरे डिपेंड हो गए हैं. तो SI सिस्टम के अकॉर्डिंग 7 जो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे. जैसे लिख लीजिए सीरियल नंबर आपका हो गया. उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी, देन सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. पूरा आप लोग लिखेंगे सिंबल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट नेम, यूनिट का नेम एंड सिंबल ऑफ यूनिट. ठीक है, सिंबल. ठीक, सीरियल नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई आपकी? लेंथ. सिंबल क्या होता है? स्मॉल एल. यूनिट का नेम क्या होता है? मीटर. सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम. मास, स्मॉल एम से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं. यूनिट क्या होता है इसका? किलोग्राम. ठीक है, सिंबल क्या है? केजी, यानी किलोग्राम. ठीक, थर्ड टाइम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्मॉल टी से. यूनिट क्या होती है? सेकेंड. सिंबल क्या होता है? स्मॉल एस. ठीक है, स्मॉल एस. फोर्थ आपका थर्मोडायनामिक टेम्परेचर. पूरा लिखेंगे आप लोग, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर. ठीक है, इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, SI यूनिट टेम्परेचर की हम लोग लेते हैं क्या? केल्विन. ठीक है, डिग्री सेल्सियस नहीं, केल्विन. यूनिट नेम क्या होता है? केल्विन. कैपिटल के सिंबल होता है. ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ आपका होता है इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो सिंबल इसका जो होता है वो होता है कैपिटल I. यूनिट होती है इसकी क्या? एम्पियर. रिप्रेजेंट करने किससे? कैपिटल ए से. ठीक, 6 होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जनरली IV से. यूनिट नेम होता है कैंडेला. सिंबल होता है CB. और ये आपका होता है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस. क्या होता है? लास्ट होता है 7th, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस. ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्मॉल n से. n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सबस्टेंस. ठीक है, यूनिट नेम होती है क्या आपकी? मोल. और सिंबल होता है MOL. दिखाई दे रहा है? देख लीजिए, विजिबल है. ठीक है, ओके. तो ये आपकी 7 क्या हो गई? फंडामेंटल यूनिट्स हो गई. ये आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए. ठीक, अब हम लोग इसको मैं रेस्ट कर रहा हूँ, आगे पढ़ेंगे.
नोट्स में क्या ध्यान देंगे आप लोग, स्पेशल नोट्स, जैसे कि जनरली क्या होता है कि हम लोग टेम्परेचर जो आपके क्वेश्चन में दिए रहेंगे डिग्री सेल्सियस में, तो आप लोग उसको तुरंत क्या कन्वर्ट करेंगे किसमें, केल्विन में। तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन आपको पता है, केल्विन इक्वल टू क्या होता है, 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। एक चीज और, जनरली जो लेंथ जो होती है वो आपकी दी रहती है एंगस्ट्रॉम में। किसमें दी रहती है, एंगस्ट्रॉम में दी रहती है। और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। क्यों यूज करते हैं हम लोग, ये एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसकी जो साइज होती है वो एटॉमिक साइज के लगभग बराबर होता है। एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर लगभग एटम्स की साइज होती है। एसआई यूनिट की जगह पे हम लोग जनरली क्या लेते हैं, नैनोमीटर। जैसे मान लीजिए 1 nm नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर, या फिर पिकोमीटर 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻12 मीटर। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। कॉमनली यूज जो आपकी यूनिट होती है, जैसे कि मास पढ़े तो मास इज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस होता है, ठीक है। और फोर्स यानी मास पे जो ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, वेट कहते हैं। तो मास इज द अमाउंट ऑफ सबस्टांस, वो तो चेंज नहीं होगा, तो वो चाहे किसी भी एनवायरनमेंट में रहें, कहीं भी रहें, अमाउंट ऑफ सबस्टांस चेंज नहीं होता है। लेकिन वेट क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। अब देखिए क्या ध्यान देना है, तो मास को या फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हमारे लेबोरेटरी में होते हैं, फिजिकल बैलेंस होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। और कैलकुलेशन की जनरली जो हमारी लेबोरेटरी जो बैलेंस होती है उसकी लिमिट होती है कितनी, ±0.0001, ठीक है, ग्राम तक। कुछ और भी ज़्यादा डेवलप जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आजकल है, जिनकी जो एक्यूरेसी होती है वो होती है 0.00001, यानी ग्राम के 1000 पार्ट तक के जो वेट होते हैं उसको इजीली क्या कर देते हैं, ये फिजिकल बैलेंस एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक। यूनिट जो होती है मैंने बताया वो क्या होती है, केजी। अब केजी तो है, ये बहुत बड़ा है, केजी में तो वेट आपको करने को नहीं मिलेगा। तो आपको पता है केजी में 1 केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। यहाँ लिख सकते हैं क्या, तो 1 kg इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, ठीक है। और 1 ग्राम में कितना होता है, 10⁻³ मिलीग्राम। क्या होता है, मिलीग्राम। और यानी 10⁻6 माइक्रोग्राम। क्या होता है, माइक्रोग्राम, ठीक। यहाँ लिख सकते हैं 1 मिलीग्राम में कितना होता है, 10⁻³ माइक्रोग्राम। तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों को अच्छे से याद होनी चाहिए। एक चीज ये हो गई, ठीक है। दूसरा जो है, सपोज करिए वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम की यूनिट जो होती है वो होती है मीटर क्यूब। यानी कहने का मतलब कोई भी एक ऐसा क्यूब, ठीक है, इसकी एज लेंथ हो वो 1 मीटर हो, ठीक। और वो जितना स्पेस में वॉल्यूम कवर करेगा ना, उसे कहेंगे हम लोग क्या, तो उसे कहेंगे 1 मीटर वॉल्यूम, ठीक। यानी एक ऑब्जेक्ट इसकी एज लेंथ 1 मीटर हो, ठीक है, समझ में आ गया। वो जितना स्पेस कवर करता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक। तो इसमें भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। जैसे मैंने बताया कि ये हो जाएगा 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू होता है 10⁻³ है ना, सही है, नहीं, ये होता है 10 dm क्यूब के बराबर, डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि 1 मीटर में 10 क्या होता है, डेसीमीटर, इसके बराबर होता है। और ये भी ध्यान देंगे 1 जो आपका dm क्यूब होता है वो होता है 1 लीटर के बराबर, ठीक है। और क्या, तो यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 मिलीलीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको पता हो गया कि 1 लीटर में कितना होता है,
1000 मिलीलीटर यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा? 1 लीटर के बराबर होगा। इतनी चीजें जो है आप लोगों को पता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। जब आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां पे आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपका है टेम्परेचर। टेम्परेचर तो मैंने बता दिया। कभी कभी टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में भी दिया रहता है। ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है कि डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो 0 से लेके जो 100 यानी 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है, समझिएगा 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस जो है तो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। एक क्वेश्चन और आता है कि किस टेम्परेचर पे डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की वैल्यू इक्वल हो जाती है, तो कितने, तो -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बच्चों याद रखना। ठीक है, समझा ना? ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे दोनों की वैल्यू जो होती है वो इक्वल हो जाती है। ठीक, क्वेश्चन ये कई बार पूछता है। आगे देखिए, रिलेशन क्या होता है। सपोज करो आपको डिग्री फ़ारेनहाइट क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू आपका हो जाएगा 9/5। समझ रहे हो, 9/5 और यहाँ पे आपका हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो, और प्लस 32, इतना याद रखेंगे। यानी डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9/5 से और प्लस करेंगे क्या, 2। ठीक है, तो इसको हम लोग कर ले रहे हैं ब्रैकेट में। ठीक, दूसरा यदि डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा क्या, 5/9, समझ रहे हो। ठीक, और ये हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट -32, इसके बराबर होता है। तो ये दोनों रिलेशन आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे ये रिलेशन जो है आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक, एक और जो होती है जो मैक्सिमम यूज करते हैं हम लोग, डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी डिराइव्ड यूनिट है जिसका मैक्सिमम यूज किया जाता है। डेंसिटी इसको क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास की यूनिट क्या हो गई आपकी, केजी, और यूनिट की क्या हो गई, मीटर क्यूब, यानी क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, जनरली हम लोग जब ग्राम में लेंगे, ठीक है, तो ये आप जब ग्राम में लेंगे, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा किसके बराबर, सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर हो जाएगा, मैंने बताया, ठीक है, क्या मैंने बताया अभी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 1 मिलीलीटर के बराबर, यानी यह हो जाएगा ग्राम पर मिलीलीटर। आगे समझ में इतना, ठीक है, इतना याद रखेंगे आप लोग। तो चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कुछ हमारे डिराइव यूनिट हैं जनरली, जैसे मान लीजिए वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ मीटर का स्क्वायर। और जैसे मान लीजिए कि वेलोसिटी क्या होता है, तो ये होता है यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल, है ना, पर यूनिट टाइम में। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल हो गया आपका, यानी लेंथ, और अपान क्या हो जाएगा ये टाइम। तो ये क्या हो जाएगा, ये मीटर और ये सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड। ठीक, एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी, तो यही तो आपकी वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम, यानी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका, फोर्स। ठीक, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास क्या है, किलोग्राम, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, इंटू कर देना, इंटू क्या हो जाएगा, एम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर आपका होता है क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यानी यूनिट एरिया आ गया,
यानी फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स का सीधा यूनिट लिख दे रहे हैं हम लोग, क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर का स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका केजी मीटर इनवर्स सेकंड, दिस इज द प्रेशर। तो इतनी जो है डिराइव यूनिट जो है वो कॉमनली जो है यूज होंगी, ये आपको अच्छे से जो है याद होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रीफिक्सेस, यानी जो यूनिट होती हैं तो बहुत स्मॉल होती हैं, फिर क्या होती हैं, बहुत लार्ज होती हैं। तो कौन कौन से प्रीफिक्सेस जो हैं यूज करने हैं आप लोगों को, कैसे यूज करने हैं तो समझिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्मॉलर लेंगे, यूनिट यदि बहुत स्मॉलर है, जैसे ध्यान दीजिए 10 का पावर -1 है। ठीक है, तो इसके यूज करते हैं हम लोग क्या, डेसी। क्या यूज करते हैं, डेसी। रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल डी से। ठीक है, समझ में आ गया। 10 टू पावर -2 है, तो इसे कहते हैं सेंटी। आगे यूनिट लगा लेंगे, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, इसको किसे यूज करते हैं, स्मॉल सी से। सेंटीमीटर सीएम, डेसीमीटर डीएम। ठीक है, उसके बाद 10 टू पावर क्या है, -3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मिली, क्या हो जाएगा, मिलीमीटर। ये क्या हो जाएगा, एम यानी मिलीमीटर। ठीक, उसके बाद 10 टू पावर -6, ये क्या होता है, माइक्रोमीटर। क्या होता है, माइक्रो। इसको यूज करते हैं किससे, न्यू से। 10 टू पावर -9, इसे क्या कहते हैं हम लोग, नैनो। क्या कहते हैं इसको हम लोग, नैनो। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एन से। 10 टू पावर -12, इसे हम लोग कहते हैं पिकोमीटर। ये क्या हो जाएगा, स्मॉल पी। तो अगर मीटर के केस में लेंगे तो सबको क्या कर देगा, मीटर के केस में ले रहे हैं तो ये हो जाएगा डीएम, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ये हो जाएगा मिलीमीटर, ये हो जाएगा माइक्रोमीटर, ये हो जाएगा नैनोमीटर, ये हो जाएगा पिकोमीटर। समझ में आया। उसके बाद क्या होता है, 10 टू पावर -15 फेम्टोमीटर। क्या होता है, फेम्टो, हाँ ठीक है, फेम्टोमीटर। इसको एफ है ना, ये क्या हो जाएगा, एफएम, फेम्टोमीटर। इसके बाद क्या होता है, एटोमीटर, योटोमीटर, जोटोमीटर है, लेटोमीटर। तो यहीं तक आता है मैक्सिमम, यही आपको ध्यान देंगे। सेम यहाँ पे अगर हम लोग क्या ले लें, तो ये 10 हो जाएगा, तो इसे कहते हैं डेका। क्या कहते हैं, डेका, डीए। 10 टू पावर 2 हो जाएगा तो हेक्टो। ठीक है, 10 टू पावर 3 हो जाएगा तो किलो। 10 टू पावर 6 हो जाएगा तो मेगा। 10 टू पावर 9 हो जाएगा तो क्या होता है, टेरा। 10 टू पावर 12 हो जाएगा तो पेटा, नहीं मेगाबाइट, गीगाबाइट, ये होता है जीगा। फिर देन टेरा, देन पेटा। इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, इरेज कर दे रहे हैं। नाउ नेक्स्ट जो है आपका है मेजरमेंट। तो जब भी हम लोग लैबोरेटरी में कोई भी मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो जब बात आती है मेजरमेंट की, तो बच्चों वहां पे कई सारी जो माइन्यूट चीजें जो है हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ती है। अब जो हमारा मेजरमेंट होता है वो डिपेंड करता है किस पे, जो हमारा मेजरमेंट होता है वो डिपेंड करता है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सेट कर दो। अरे यार, मेजरमेंट जो होता है वो हमारा डिपेंड करता है, सेकेंड, हाँ, तो मेजरमेंट जो होता है वो हमारा डिपेंड करता है किस पे, जो हमारी स्केल है, जो हमारा रेफरेंस है, स्टैंडर्ड रेफरेंस उस पे। सपोज करिए कि आपकी जो मेजरमेंट में दो चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट, एक होती है एक्यूरेसी, है ना, और दूसरी होती है क्या, प्रिसीजन। तो मेजरमेंट की एक्यूरेसी जो होता है आपका स्टैंडर्ड, सपोज करिए कि आपका मीटर जो रॉड है, तो मीटर रॉड में जो भी आपका दिया गया है ग्रेजुएशन, वो कहाँ तक दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है, मिलीमीटर में दिया गया है, माइक्रोमीटर में तो दिया नहीं है। ठीक, तो जो मेजरमेंट की एक्यूरेसी जो है वो कहाँ तक है, सेंटीमीटर तक ही है। उसके बाद यदि 2 मिलीमीटर में दिया गया है 15.5 सेंटीमीटर मिलीमीटर, तो जरूरी थोड़ी ना है कि 50.5 मिली हो, तो हो सकता है क्या कि वो 5-6 हो, 15.56 हो, 15.54 हो। समझ रहे हो, ये कहने का मतलब मेजरमेंट में हम लोग दो चीजें पढ़ेंगे यहाँ पे, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, तो जनरली एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी जो होता है वो करेक्टनेस होता है,
ठीक है, जो हमारी वैल्यू आती है उसमें कितना करेक्ट, यानी जो हमारी मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, समझिए एक्यूरेसी इक्वल टू होता है क्या कि मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो मानिए हम लोगों ने किसी चीज का एक सेट निकाला है, ठीक है, कई सारे सेट ले लिए। जैसे मान लीजिए आपने वेट किया है, एक ट्रू वैल्यू दी गई है किसी भी सबस्टांस में, मान लीजिए परसेंटेज ऑफ कार्बन दिया गया है 20.30% दिया गया है कार्बन, ठीक है, किसी कंपाउंड में, और आपने कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया, आपने कैलकुलेट कर लिया 20.45, ठीक है, और फिर कैलकुलेट किया आपने 20.35, तो ये आपका सेट ऑफ कैलकुलेशन का मीन निकाला तो ये आ रहा है, एक बच्चे ने निकाला तो ये आ रहा है। तो इसमें से ट्रू वैल्यू यदि माइनस कर रहे हैं 20.30, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 0.15, और यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है 0.105, क्या रहा है, माइनस करें 0.05 आ रहा है। तो दिस इज द मोर एक्यूरेट, ठीक है। तो एक्यूरेसी इज ओनली करेक्टनेस ऑफ मेजरमेंट को एक्सप्लेन करता है, दिस इज द मोर एक्यूरेट है, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के ज्यादा नजदीक है, समझ में आया, ठीक। अगर ट्रू वैल्यू ना हो उस केस में क्या करेंगे, अगर ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, तो वहां पे हम लोग क्लोजनेस लेंगे, यानी हम लोग क्या करेंगे, कई बार उसका मेजरमेंट करेंगे, या फिर जो उसकी क्लोजनेस होगी उसको हम लोग प्रिसाइज करेंगे, यानी वहां पे जरूरत पड़ती है हमें किसकी, प्रिसीजन की जरूरत पड़ती है। तो उस केस में डिफिकल्ट हो जाता है जब हमें किसी भी मतलब कोई भी हमें मेजरमेंट करना है और उसकी ट्रू वैल्यू हमें पता नहीं है, किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है उसकी ट्रू वैल्यू नहीं पता है, तो उस कंडीशन में इट इज टू डिफिकल्ट, ठीक है, तो उसकी एक्यूरेसी पे संदेह होने लगता है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, प्रिसाइज करते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रिसीजन, ठीक। तो व्हाट इज प्रिसीजन, क्या होता है, तो मैंने अभी बताया आप लोगों को कि एक्चुअली में करते क्या है हम लोग, कि हम लोग कई सारे सेट निकाल लेते हैं। मैं एक चार्ट बना के और आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे, ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट हो रहा है। जैसे एक चार्ट दिया गया है सिंपल सा, जैसे मैं चार्ट बना रहा हूँ, ठीक है, देखिएगा 4 स्टूडेंट है ABCD, ABC और D, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, कैलकुलेशन किया है 20.50, 20.48, 20.52 लिखते रहेगा, 20.50, मीन इसकी निकाला है क्या 20.50, डेविएशन कितना हो रहा है, डेविएशन हो रहा है 0.0502 का, ठीक है। बी जो है इसे 20.75, 20.65, 20.40, 20.28, मीन इसकी वैल्यू आ रही है 20.52 और डेविएशन हो रहा है प्लस माइनस 0.24 का, ठीक है। नोट करिए आप लोग। सी जो है कैलकुलेट कर रहा है 20.20, ये डिवीजन लिख दीजिए, और 20.25, 20.25, देन 20.15 एंड 20.20 की वैल्यू आ रही है 20.20 मीन वैल्यू, और डेविएशन हो रहा है प्लस माइनस 0.5 का। और डी वाला क्या किया है, कैलकुलेट 20.20, 20.40, 20.00, 20.60, मीन इसका आ रहा है 20.30, ठीक है, और इसका डेविएशन हो रहा है प्लस माइनस 0.30, ठीक है। द ट्रू वैल्यू इज जो है आपका एक सबस्टांस दिया गया है, ठीक है, उस सबस्टांस की ट्रू वैल्यू जो है वह 20.50 मिलीग्राम, ठीक है। तो समझिएगा ट्रू वैल्यू, समझिएगा यहाँ पे क्या है, तो ट्रू वैल्यू है कितनी 20.50 mg, और 4 स्टूडेंट ने उसको 4 बार मेजर किया, 4 बार, 4 स्टूडेंट ने 4 बार क्या किया है, मेजर किया। मान लीजिए आप 4 लोग स्टूडेंट हैं, मेजर कर रहे हैं, अब चीजों को समझिएगा थोड़ा सा क्या करना है। एक्चुअली में जो पहला स्टूडेंट है, ठीक है, इसकी जो मीन वैल्यू आ रही है वो है 20.50, जो किसके बराबर आ रही है, ट्रू वैल्यू के, एंड दिस इज द एक्यूरेट। इसकी मीन वैल्यू जो है, मीन वैल्यू में से ट्रू वैल्यू माइनस करेंगे तो यानी 0 आ रहा है, दिस इज 100% एक्यूरेट। और इसको डेविएशन देखें यदि, तो इसका जो
मेजरमेंट का जो डेविएशन आ रहा है वो प्लस माइनस 0.02 मिलीग्राम का हो रहा है, यानी इसका प्रिसीजन भी सही है, यानी इसने अनुमान भी सही लगाया है हर बार लगभग, और इसकी ट्रू वैल्यू भी क्या आई है, सही आई है। अब आए समझ में। सेकंड, स्टूडेंट बी जो है इसकी मीन वैल्यू तो ठीक है, मीन वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू के नजदीक है, ठीक है, यानी ये एक्यूरेट तो है। द डाटा ऑफ सेकंड स्टूडेंट इज एक्यूरेट, क्योंकि मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू करेंगे तब तो 0.02 का डिफरेंस आ रहा है, यानी एक्यूरेसी है। बट इसका जो प्रिसीजन जो है वो पुअर है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदाजे की कोई सीमा ही नहीं है, कहीं चला जा रहा है 0.75 पे तो कहीं आ जा रहा है सीधा इतना ऊपर नीचे, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है ना, ये खुद ही का मेजरमेंट में इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, तो ये अच्छा प्रिसीजन नहीं है। इसका अनुमान जो लगा रहा है वो क्या लग रहा है, सही नहीं लग रहा है। इसको मेजरमेंट करने में सही तरीका नहीं पता, या तो सही से मेजर नहीं कर रहा, वरना इतना बड़ा डिफरेंस आएगा। 20.75 एक बार कर रहा है मिलीग्राम, और एक बार 20.40, एक बार 20.28, ये क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है आपस में। और इसका जो डेविएशन हो रहा है, डेविएशन का जो मीन आ रहा है 0.24 मिलीग्राम, ठीक है, यानी दिस इज द गुड एक्यूरेसी बट पुअर प्रिसीजन। थर्ड जो स्टूडेंट है इसकी कहानी अब देखिए, ये क्या कर रहा है। अब इसकी जो मीन वैल्यू आ रही है वो ट्रू वैल्यू से दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं दिखाती है, दिस इज द पुअर एक्यूरेसी। बट ये देखो बंदा चढ़ा के ये इसने जो भी अपना डेविएशन जो इसका दिखा रहा है वो 0.05 का, यानी इसका मतलब इसमें प्रॉब्लम इसके मेजरमेंट स्केल में हो सकती है, या फिर इसके वेइंग जो मशीन है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये बेचारा जो है वो सही किया है, या तो इसका हो सकता है इसकी जो मतलब पूरी प्रोसेस है उसमें हर बार एक सेम क्या हो रही है, सेम मिस्टेक हो रही है, क्योंकि इसके सारे रिजल्ट लगभग क्या आ रहे हैं, एक दूसरे डेविएशन ज्यादा हो नहीं रहा है, यानी गुड प्रिसीजन। द स्टूडेंट सी हैव गुड प्रिसीजन बट पुअर एक्यूरेसी। समझ में आ गया? तीसरी कंडीशन। थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन जो है, इन देखिए इन महाशय ने क्या किया है कि इनकी जो मीन वैल्यू जो है वो एक्यूरेट वैल्यू से बहुत दूर है। एक्यूरेसी भी क्या है, पुअर, और प्रिसीजन जो है वो वेरी पुअर। समझ में आ गया? तो जब भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो दो चीजों का ध्यान रखते हैं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन हमारा डेविएशन हो रहा है, जो हम लोग सेट ऑफ कैलकुलेशन ले रहे हैं उसकी जो सिमिलरिटी आ रही है, उसकी जो मीन है वही हमारा क्या है, प्रिसीजन है। ठीक, वो हमारा अनुमान है, उसके आधार पर हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिससे इसने अच्छा किया, ठीक है, इसका जो है इसका प्रिसीजन तो अच्छा आ रहा है लेकिन ट्रू वैल्यू से क्या आ रहा है, दूर आ रहा है। तो फिर समझिए स्टूडेंट ए की एक्यूरेसी भी 100% है और प्रिसीजन भी इसका गुड है। बी की एक्यूरेसी इज गुड बट प्रिसीजन इज पुअर। सी में एक्यूरेसी इज वेरी पुअर बट प्रिसीजन इज गुड, एंड डी में बोथ आर वेरी पुअर। अब ये डी कौन सा है तुम लोगों में देख लो, इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपका वो है एक्सपोनेंशियल नोटेशन। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है कि साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं इसको, तो इस पे ज्यादा मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, आप लोग लिखते आ रहे हैं। सपोज कर एवोगैड्रो नंबर है, तो एवोगैड्रो नंबर को चलो लिखने यदि तो पूरी एक रेलगाड़ी बन जाएगी। ठीक है, कॉपी पूरी क्या हो जाएगी, भर जाएगी, है ना। क्या है 6.0222137 होता है इंटू 10⁻23। दिस इज द एवोगैड्रो नंबर। तो एक्चुअली में क्या किया गया कि जो काउंटिंग होती है, जो नंबर होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, यानी कई डिजिट तक चले जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, तो हम लोग साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। फिर यहीं से हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर भी मैं यहीं से आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, तो इसमें दो चीजें होती हैं, एन, ठीक है, और इंटू 10⁻n, ये समझना है। एन इज द डिजिट टर्म, ठीक है, एन जो है आपका डिजिट टर्म है, ये आपका एन जो है वो एक्सपोनेंट है। समझ में आ गया? इंटीजर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। दिखाई दे रहा है? तो देखो, तो ये हो सकता है किसके, तो ये हो सकता है 1.000 से लेके और आपका 9.999 तक ये आपका एन हो सकता है। समझ में आ गया? ठीक, तो यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आ गया? कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 4। अभी मैं सिग्निफिकेंट फिगर आगे बताऊंगा तो समझाऊंगा डिटेल में। तो ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में जनरली हम लोग बड़े बड़े जो नंबर होते हैं
उनका हम लोग यूज कर लेते हैं जनरली। जैसे मान लो ऐसे है, देखो यहाँ पे 0.000532 है, समझ में आ रहा है। तो इसको कैसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, तो ध्यान देंगे बच्चों, जब हम लोग राइट जाते हैं 1 2 3 4 5, तो जब राइट जाते हैं तो पावर जो होता है वो पॉजिटिव में रेस करता है, और जब लेफ्ट आते हैं तो वो निगेटिव यानी घटता जाता है। ठीक, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी हो जाएगा 5.321 इंटू 10⁻⁻5। आगे समझ में। वैसे ही अगर यहाँ पे हम लोगों ने लगा, इसी को यदि हम लोग और इधर लेके चले जाएं, समझ में आ रहा है, और इधर लेके चले जाएं, और इधर लेके चले जाएं, जैसे जैसे इधर जाएंगे ये पावर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, किसमें, माइनस में, क्योंकि डेसिमल इधर आ रहा है ना। ठीक, चलिए आगे। साइंटिफिक नोटेशन में भी आप लोगों को आना चाहिए एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। कैसे करते हैं मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। 10th पास करके आए तुम सब, ठीक है, फिर पास होने वाले हो, पास तो ही जाओगे। तो एडिशन, जैसे मान लो एडिशन में क्या करते हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मार्कर भी जो है अभी खराब होना, सब्सट्रैक्शन ध्यान देंगे। ठीक, इसमें देखिए होता क्या है कि जो भी आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा है 3.455 इंटू 10⁻³ और इसको प्लस करना है किसमें, तो 35.43 लिख लो बस, इंटू 10⁻, क्या करते हैं यहाँ पे 2। ठीक है, तो जब भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं तो उस कंडीशन में करते क्या है ना, कि ये जो वैल्यू होती है, डिजिट टर्म जो होता है, डिजिट टर्म को आपस में जोड़ने से पहले पावर को इक्वल कर लेते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3.543 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया, पावर बराबर हो गया, अब जोड़ दीजिए, अब ये हो जाएगा 3.4, ठीक, 55 और प्लस 3.543 और ये प्लस कर लेंगे और इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 3 + 3। समझा गया, पावर आपस में, पावर को पहले इक्वल करेंगे, सॉरी पावर को जोड़ेंगे नहीं, पावर क्या हो जाएगा इसका 3। ठीक, ध्यान देंगे, यानी क्या करेंगे, यानी डिजिट टर्म को आपस में जोड़ लेंगे और पावर को कॉमन करके लिख देंगे। आगे समझ में। ठीक, सेम सब्सट्रैक्शन में भी यही करेंगे, डिजिट टर्म माइनस करने से पहले पावर क्या करेंगे, पावर पहले बराबर कर लेंगे और फिर डिजिट टर्म को एक दूसरे से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। आगे आओगे समझ में। दूसरा, मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये है 10⁻x, ठीक है, और इंटू 10⁻y है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे 10 और x प्लस y हो जाता है, इतना ध्यान देंगे। यानी हम लोग पावर को आपस में जोड़ देते हैं और डिजिट टर्म को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हो ना, जैसे 2.5 इंटू 10⁻4 इंटू 2.5 इंटू 10⁻3, तो क्या करेंगे, तो 2.5 इंटू 2.5 हो जाएगा, हाँ, इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा 4 और प्लस 3 7। समझ में आ गया, ठीक है, डन। डिवीजन में क्या करेंगे हम लोग, डिवीजन में क्या करेंगे, तो सपोज करिए ऐसे है 10 का पावर x अपॉन 10 का पावर y, तो ये आपका हो जाएगा क्या, 10 का पावर x माइनस y। इसे लिख लीजिए, इसी को लिख लीजिए, यहाँ पे डिवीजन का साइन कर दीजिए, डिवीजन का साइन हो गया ये, और ये पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 - 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, कर लोगे, क्वेश्चन करिए आप लोग और फिर करके उसको मुझे सेंड करिए करके। आगे चलते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट जो है आपका है सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बहुत बातें हो रही है। सिग्निफिकेंट फिगर मैंने आप लोगों को समझाया भी था। पहले तो इसको समझने का आसान तरीका मैं पहले ये बताऊंगा कि कैसे हम लोग पहले फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, पहले ये बताएंगे, उसके बाद इसके बारे में समझाएंगे कि क्या जरूरत पड़ी सिग्निफिकेंट फिगर की। ठीक है, तो सपोज करिए 4 रूल मैंने बताया। पहला रूल क्या होता है, जितने नॉन जीरो डिजिट सब सिग्निफिकेंट होते हैं, जैसे 4 5 4 3, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें 4। ठीक है, 4 क्या है इसमें, सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं इसमें, नंबर सिग्निफिकेंट कितने हैं इसमें 4। ठीक, 4.324, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने, इसमें कितने हैं, इसमें भी 4 है। समझ में आ गया,
1 2 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3, यानी ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर कंसीडर्ड एज, सबको क्या कर देंगे उसमें सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आगे समझ में। अब सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में एक चीज आपको बता दूं कि कोई भी जो सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो होता क्या है, तो उसमें होता क्या है कि उसमें सारे जो होते हैं डिजिट जो होती है, ठीक है, वो सर्टेन होती है और प्लस एक जो होती है अनसर्टेन डिजिट होती है, ठीक है। यानी जितनी भी ये वैल्यूज हैं 4 3 2 ये तीनों सर्टेन होंगी, ये 4 क्या होगा अनसर्टेन होगा। इसके बारे में अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, पहले समझिए। सारे नॉन जीरो डिजिट जो होंगे वो क्या होंगे कैलकुलेट होंगे एज ए सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा, यदि जीरो आ जा रहा है बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, लिखेंगे आप लोग, इफ जीरो कम्स इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट इट इज क्या होगा, उसको कंसीडर करेंगे एज सिग्निफिकेंट फिगर की तरह, क्या करेंगे उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? ध्यान दो यहाँ पे 5 0 0 5, तो किसमें 0 0 आ रहा है ना 5 5 के बीच में, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा इसमें, एस ऑफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। आगे समझ में। नेक्स्ट क्या बता रहा है कि सपोज करिए कि कोई भी नॉन जीरो डिजिट जैसे 2 4 5 और डेसिमल के बाद जितने भी जीरो होंगे ये सारे कंसीडर्ड होंगे एज ए सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 6। आगे समझ में। और क्या बता रहा है, यदि कुछ ऐसी कंडीशन है डेसिमल के बाद 0 0 और फिर उसके बाद नॉन जीरो डिजिट आ रहा है 2 3, तो ये नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे केवल 2। तो ये आपके 4 रूल हो गए जिससे आप लोग किसी भी कोई भी गिवन जो आपके नंबर्स हैं वैल्यू है उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। अब थोड़ा सा और चीजें समझिए। एक टर्म आता है कि कैसे हम लोग राउंड ऑफ करेंगे किसको, सिग्निफिकेंट फिगर को। तो सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड ऑफ करने का भी तरीका होता है, मैं आप लोगों को यहाँ वैल्यू लिख के समझा रहा हूं। जैसे मान लो ये है आपका 18.314, दूसरा है 18.317, तीसरा है 18.375 और चौथा है 18.385। समझ रहे हो? तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो जब ये जो है लास्ट वाला मैंने बताया अनसर्टेन डिजिट है, यदि ये 5 से कम होगा तो ये इसको किसके बराबर हो जाएगा 18.31 हो जाएगा नंबर ऑफ, यहाँ पे इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे। और राउंड ऑफ हमेशा क्या करते हैं, जो फाइनल वैल्यू आती है उसको करते हैं, उससे पहले राउंड ऑफ नहीं करेंगे। यहाँ पे ये मोर देन 5 है तो ये हो जाएगा 18.32। इसमें अब देखो दोनों में 5 5 आ जाएगा, दो केस होंगी। यदि ये ऑड नंबर है, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 18.38 और इवन नंबर है तो कोई चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा 18.38। समझ में आ गया? डन। ऐसे हम लोग करते हैं राउंड ऑफ। फिर नेक्स्ट चीज, कैसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर अगर साइंटिफिक नोटेशन दे दे या सिग्निफिकेंट फिगर दे दे वैल्यू, और उसमें यदि आप लोगों को एडिशन करना हो, सब्सट्रैक्शन करना हो और रिजल्ट में पूछ दे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। कहने का मतलब देखो बहुत सिंपल है। जैसे मान लो कि आप 2 या 3 वैल्यूज को आपस में ऐड कर रहे हैं, 0.122 और प्लस आप कर रहे हैं इसमें क्या 1.31 और इसमें प्लस कर लो क्या 2.2, तो जोड़ रहे हो तो क्या आ रहा है 2 2 1 3 3 2 5 और 1 आ गया है ना 6.3 आ गया वैल्यू। तो जो वैल्यू जिसका ये होगा इसकी जो टोटल हम लिखेंगे 3.6, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट क्या होंगे 2। क्यों? क्योंकि वो लेंगे जिसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर जो है सबसे कम होते हैं, उसी को हम लोग उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग किसमें लेंगे फाइनल वैल्यू में। आगे समझ में नहीं, इसमें 2 है सबसे कम है, तो ये हमारा जो आंसर होगा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 2 होंगे। सेम कंडीशन होगा अगर आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं दो चीजों को, तो जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर कम है आंसर में हम लोग उतने ही डिजिट तक लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। डिवीजन के केस में भी क्या करेंगे सेम लेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा एक चीज और मैं आपको बताऊं, फिर वीडियो बहुत बड़ा हो गया।
तो एक बार आप लोग बुक में पढ़िए, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। लास्ट एक टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। तो डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कन्वर्जन करेंगे हम लोग, यूनिट्स कन्वर्जन। तो यूनिट का कन्वर्ट करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, ठीक है। या फिर छोटे, मतलब उसको छोटा करना है, ठीक है, या फिर उसको क्या करना है, बहुत बड़ा। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। तो समझेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 25.6 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं, तो हमको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना, ठीक। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, यानी 100 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 1 मीटर के बराबर। ये दिस इज द यूनिट फैक्टर, 100 सेंटीमीटर अपन 1 मीटर, इसे हम लोग कहते हैं कि यूनिट कन्वर्जन फैक्टर कहते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे यदि हम किसका निकालना है, तो 20, तो ये हो जाएगा क्या, देखिए, तो 25.6 ले लें इंटू, तो ये आपका ये क्या है, मीटर है ना, पूरा लिख लीजिए मीटर। तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या हो जाएगा 2560 सेंटीमीटर। तो बहुत, मैं एक सिंपल चीज बता दूं कि जिसका आंसर चाहिए होता है वो हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर में होता है, और जिसकी वैल्यू यानी जो गिवन जो क्वेश्चन में हमारा होता है वो हम लोग यूज करते हैं किसमें, डिनोमिनेटर में, ठीक। तो चलिए, और मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में